नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे हेल्थ टॉक शो में स्वागत है। हर दिन की तरह आज का दिन है खास, क्योंकि मेरे साथ में है खास इनवाइटी। और ऐसे खास इनवाइटी हैं जो कि निसर्ग उपचार उर्ली कंचन में नेचुरोपैथी फिजिशियन के जॉब पे हैं। डॉक्टर कुशन शाह, इन्होंने अपना BNYS गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी से किया 2010 में। उसके बाद में उनकी जर्नी, उनका हार्डवर्क ऐसा रहा कि आज वो एज अ फिजिशियन काम कर रहे हैं निसर्ग उपचार आश्रम में। ज्यादा समय न लेते हुए, और खास टॉपिक पे भी बात करेंगे, इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर कुशन शाह को अपने हेल्थ टॉक शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में सर। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं गुलाब जी? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे आपने अपनी जर्नी गुजरात से महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र तक आपने तय करी, तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करें। नमस्ते गुलाब जी। एक्चुअली सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्ते। और इसके साथ साथ आपका जो प्रश्न है उसका जवाब छोटे सा मैं ये दे सकता हूँ कि हार्ड वर्क जो आपने बताया, हार्ड वर्क सब करते हैं और उसको फ्रूटफुल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है उसमें मैं उत्तर देना ये चाहूंगा कि मेरी जर्नी मेरी कॉलेज से चालू हुई। मेरी कॉलेज में मैंने 1 साल काम किया एज ए एकेडमिशियन, और उसके साथ साथ थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मिला। तो इनिशियल लेवल पे क्लिनिकल और एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस होते होते हम धीरे धीरे उर्ली कांचन जो निसर्ग उपचार आश्रम है, जो गांधी जी ने स्थापित किया था, उस स्थापना के अंतर्गत हम अभी काम कर रहे हैं। और लगभग मैं 8 साल से उर्ली कांचन आश्रम में काम कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा जर्नी है मेरा, और आगे भी ऐसी जर्नी फ्रूटफुल चलती रहेगी, वैसी आशा भी रखते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। और उर्ली कंचन तो मैं काफ़ी टाइम आया हूँ, और आपसे लास्ट टाइम मेरी मुलाकात भी हुई थी, और बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ पर। और आपने सारी व्यवस्थाएं जो करी, और अभी कुछ दिन पहले ही आपके डायरेक्टर साहब का भी इंटरव्यू लिया था हमने, डॉक्टर अभिषेक देवीकर जी का। और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब अपनों से मिलते हैं और अपनों से मिलके जब बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो दिल से कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है वो कहीं डगमगाया नहीं है, वो हमेशा की तरह बरकरार है। और चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फोन के माध्यम से, जब भी बात होती है तो वो हमेशा दिल में एक जो जो रिगार्ड्स रहते हैं वो हमारे रहते ही हैं आपके प्रति। अब हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, खास जो आज का टॉपिक हमने रखा है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम जीवनी शक्ति भी कहें, तो उसके बारे में आप हमारे कुछ दर्शकों को जानकारी दें कि कैसे अपनी इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर को मजबूत किया जाए, प्रबल किया जाए। ओके, थैंक यू गुलाब जी। मैं सबसे पहले आपको ये थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे आपने थोड़ा सा दिया, थोड़ा समय अपने व्यूअर्स के लिए दिया। इसके साथ साथ आज का जो हमारा इम्यूनिटी, ये सब्जेक्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आज हम चारों तरफ एक ही चीज सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। क्या इससे पहले हमारे पास इम्यूनिटी नहीं थी? क्या हम इससे पहले बीमार नहीं होते थे या होते थे? इन सब छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब आज हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या इम्यूनिटी है, कैसे हम इसको समझते हैं, क्या इसके ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि कैसे उसकी बीमारियां पैदा होती है। और जैसे कि डाइट और लाइफस्टाइल, छोटा मोटा लाइफस्टाइल चेंज और छोटा सा डाइट चेंज करने के कारण हम कितना अच्छे से हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो इस पे आज छोटी सी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी आनंद है बोलने में कि हम जो भी इम्यूनिटी के लेवल पे बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम क्लिनिकल साइड करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और कोई भी व्यक्ति इसको अपने जीवन में सरलता से उतार सके वैसे हम प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे जी। राइट। तो मैं थोड़ा सा एक पीपीटी छोटा सा शेयर करना चाहूंगा आपसे, जिसमें थोड़ा सा डिटेल्स रहेगा, और वो डिटेल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो पीपीटी में शेयर करता रहूंगा बीच में। अनुमति है? हाँ जी, अरे सर कैसी बात कर, बिल्कुल। अब इट्स ऑल योर्स कि आप हमको अच्छी जानकारी देंगे इम्यूनिटी के बारे में।
और हमारे दर्शकों को अगर वो टिप्स काम कर गई और इम्यूनिटी बढ़ता है, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि उनको सही मार्गदर्शन मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शेयर करता हूँ गुलाब जी। आपको स्क्रीन शेयर करनी होगी, आपने स्क्रीन शेयर किया? जी जी ओके। जी। हमारा सब्जेक्ट आज का ये रहेगा कि कैसे आहार, लाइफस्टाइल और इम्यूनिटी हम तीनों को समझ पाते हैं, और इन तीनों को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम अभी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है इम्यूनिटी? हम छोटी सी शब्द में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा जो शरीर है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस है या कोई भी प्रकार की एक्सटर्नल सिचुएशन को फाइट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर काफी बार चेंजेस होते हैं, हर सीजन में चेंजेस होते हैं, और इसके साथ साथ ये फाइट करने के लिए हमें हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करवाता है, और ये इम्यून सिस्टम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर को एंटीबॉडीज देता है, और ये एंटीबॉडीज हमें कोई भी रोग के सामने फाइट करने में मदद करता है, उसके सामने लड़ता है। तो ये सिंपल इम्यूनिटी की टर्मिनोलॉजी है और उसकी डेफिनेशन है। तो हम ये समझेंगे कि इम्यूनिटी इससे हमें पैदा होती है, और इसके साथ साथ हम आगे भी बढ़े हैं। जैसे कि हम छोटे थे, हमें सर्दी खांसी होता था, कुछ ना करते हुए भी हम ठीक हो जाते थे, दैट इज इम्यूनिटी। आगे हम देखते हैं, हम थोड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे कोई और बीमारी होती है, और थोड़े दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वही सिम्टम्स रहने के बाद अपने आप वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम डिसीज पे हावी हो जाता है, और हम उसको डिसीज ओरिएंटेड ना बोलते हुए हम उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। तो इम्यूनिटी के लेयर कितने हैं? 3 लेयर्स ऑफ इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। सी द पैसिव इम्यूनिटी हम इसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी मदर उसके बेटे को, बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें से हमें एक लॉन्ग टर्म, टेम्पररी और लॉन्ग टर्म के बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल का इम्यूनिटी डेवलप होता है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हम पैदा होते हुए जो इम्यूनिटी लेके पैदा हुए हैं, जब हम गर्भ में थे तभी हमारा एक इम्यूनिटी लेवल बिल्डअप होता है, और वो इम्यूनिटी बिल्डअप हम लाइफ लॉन्ग उसको कैरी करते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि हम कोई भी चीजों को, जैसे मैंने आगे की स्लाइड में एक चीज बताया कि कोई भी चीज को हम फाइट करने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, उसको हम एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये 3 चीज बेसिक है हमें इम्यूनिटी समझने के लिए। और इसके साथ साथ आज हम देखते हैं, ये स्लाइड में छोटी सी मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आज कितने सारे वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा है, और हम दिन भर बाहर जाते हैं। हालांकि कोरोना के कारण हमें एक अच्छी आदत लगी है कि हम मास्क पहन के जाते हैं, बट वो हम कितना दिन करेंगे, विश्व कितना दिन करेगा, वो सब प्रश्न है। तो हम बरसों से सर्दी खांसी से जूझ रहे हैं, बरसों से सर्दी खांसी होते हुए भी हम ठीक रहते हैं, दैट इज इम्यूनिटी। हमारा शरीर उसको रिएक्ट करता है, राइट। तो ये छोटा सा एक पिक्चर है कि एक फैमिली है और एक फैमिली कैसे इन्फ्लुएंजा से अफेक्ट होता है। हमारा इम्यून सिस्टम में कोई कोई ऑर्गन्स, कोई कोई पार्ट ऐसे है, कोई कोई फंक्शन ऐसे है कि जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स है, लीवर है, बोन मेरो, स्किन और स्प्लीन। ये अगर हम इसकी बात करें तो टॉन्सिल्स काफी सारे बच्चों में हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस होने के बाद टॉन्सिल्स को निकाल दें, राइट। बट उसके कारण हमें जो डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है, जो हमें लड़ाई करने की ताकत मिलती है, ये ताकत टॉन्सिल्स निकलने के बाद नहीं रहती। तो आप देखते होंगे छोटे बच्चे में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके घर में छोटा बच्चा, उसका टॉन्सिलोटॉमी हो गया है,
या टॉन्सिल्स निकाल दिए गए हैं तो उसकी काफी सारी बीमारियां देखने को मिलेगी आपको। सीजन जैसे ही चेंज होगा कोल्ड कफ की शिकायतें रहती जाती है। और हम जब लीवर की बात करते हैं तो वो ब्लड को शुद्ध करता है और खराब बैक्टीरिया को भी ब्लड शुद्ध होने के कारण इनएक्टिव कर देता है। तो ये सिंपल लीवर है जो हमें हमेशा के लिए एक डिफेंस देता रहता है। स्किन जो हमारे 7 लेयर से बनी हुई एक स्किन है, वो स्किन में हम डस्ट लगता है, कुछ फंगस लगता है या उसके ऊपर कोई वायरस चिपकता है, तो वो एक शील्ड है कि वो अंदर ना जाने देने के लिए क्षमता स्किन में आई हुई है। स्प्लीन तो रिमूव्स द एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम सर्कुलेशन। जो भी एबनॉर्मल सेल्स है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसको हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। ये जो सेल्स है वो सर्कुलेशन में डिफेंस मैकेनिज्म के कारण स्प्लीन वो रिमूव करने की कोशिश करता है। थाइमस करके एक ग्लैंड है, वो भी हमें व्हाइट ब्लड सेल्स को ग्रो करता है, जिसको हम WBC बोलते हैं, और इसके साथ लिम्फ नोड्स भी एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो ये छोटी सी 7 ऐसी हमारे शरीर के पार्ट है कि जो हमेशा के लिए हमें ग्रोथ करने में मदद करती रहती है और हमें डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करती है। इसके साथ साथ एक सिंपल मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि लाइफस्टाइल, हम एज अ नेचुरोपैथी फिजिशियन हम काफी बार ये भी चर्चा करते रहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, कैसे बढ़े, लाइफस्टाइल कैसे सुधरे लोगों की, हम कौन से फैक्टर को अफेक्ट होने से रोक पाए। आज हम जानते हैं कि इस फास्ट लाइफ में लोग बाहर निकलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनके स्ट्रेस लेवल कैसे है, और ये स्ट्रेस लेवल के कारण हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्राएं कभी कभी कम हो जाती है। तो वो कम होने के कारण भी हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और आज शायद आपके ही प्रोग्राम काफी मैंने देखे हैं जिसमें हमने इंसोमेनिया यानी अनिद्रा पे काम किया है, राइट। उसमें भी हम देखते हैं कि स्लीप ना होने के कारण या प्रॉपर स्लीप ना लेने के कारण हमें कितना इम्यून फंक्शंस एबनॉर्मलिटी दिखता जाता है। तो स्लीप, अगर आप देखें, कोई भी हमारे व्यूअर्स भी अगर एक चीज को हम कॉन्सेंट्रेट करें कि एक दिन एक रात हम अगर ना सोए तो उसके कारण हमें कितना ज्यादा फर्क पड़ता है और हम कितने स्ट्रेसफुल होते हैं। तो दिस इज अ वाइस वर्सा प्रोसेस। स्ट्रेस नींद से भी आता है और स्ट्रेस होने के कारण नींद भी नहीं आता है। तो ये अगर हम मैनेज कर पाते हैं तो हमारा काफी अच्छे से सिस्टम को हम इंप्रूव कर सकते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, द एक्सेसिव एक्सपोजर टू द मोबाइल फोन्स, टीवी, कंप्यूटर्स, राइट। आज हम इसके बिना जी नहीं पाते हैं। आप देखेंगे कि कम्युनिटी में जब हम जाते हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल और कंटिन्यूस मोबाइल चलता है। लोग एक दूसरे से कम बात करते हैं और मोबाइल से ज्यादा बात करते हैं। तो ये छोटा सा परिवर्तन जो आया है, लेकिन वो बड़ी बीमारियां लेके आया है। और ये बीमारी मैग्नेटिक रिजोल्यूशंस जो हमारे बॉडी के अंदर वेव्स जाते हैं, उसके कारण सेल्स के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। और अगर वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में कन्वर्ट होता है तो हमें सेल्यूलर लेवल पे भी बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग द इम्यूनिटी। एंटीबायोटिक्स, आप देखते हैं कि कोई भी जनरल फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंटीबायोटिक्स देने में कभी भी कतराते नहीं है। आपको सिंपल कोल्ड हुआ, एंटीबायोटिक्स दे दिया, लेकिन एंटीबायोटिक्स करता क्या है? एंटीबायोटिक्स ये करता है कि आपके अच्छे सेल्स को भी वो मार देता है जो हेल्दी है, और बुरे सेल्स जो है उसको तो मारने का काम करता ही है। यानी वो देखता नहीं है कि आपका शरीर के अंदर क्या बीमारी है और क्या है, वो बस उसका काम है कील्स द सेल। तो वो जब मार देता है तो हमारा इम्यून सिस्टम नीचे आ जाता है, हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ हम लोग हमारी और बीमारियों से जूझना चालू करते हैं। माल न्यूट्रिशन, हमारा देश और अफ्रीकन कंट्रीज, the Asian countries and the African countries maximum affected by the malnutrition। malnutrition का मतलब ये है कि हमें पूर्णतः खुराक ना मिलना या उसका पूरा पूरा न्यूट्रिशन ना मिलना। तो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण भी हमारा डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और हमारा इम्यूनिटी काफी वीक हो जाता है, और उसके कारण काफी डेफिशिएंसीज पैदा होती है, और वो डेफिशिएंसी के कारण हम काफी बीमारियों को जन्म देते जाते हैं और वो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए छोटे बच्चों से लेके
यंग एडल्टहुड तक हम प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर लेते हैं तो उसको हम आगे एल्डरली एज तक उसको कैरी कर सकते हैं। एजिंग फैक्टर हम देखते हैं हर एक बॉडी को एज आता है, एज बढ़ता है, उसके डिटोरिएशन पार्ट आते हैं, डिटोरिएशन स्टेट आता है। तो जैसे ही एज फैक्टर बढ़ता जाता है हमारा इम्यून डिफेंस सिस्टम वीक होता है, थायराइड से सेक्स हार्मोन रिडक्शन के कारण हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम होता जाता है। एज रिलेटेड डिक्लाइंस के कारण इम्यून फंक्शंस में हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है। आज हम देखते हैं कि काफी सारे डॉक्टर्स विटामिन डी सप्लीमेंट्स वीकली वंस लेने को बोलते हैं या मंथली वंस लेने को बोलते हैं। वो ले रहे हैं वो ठीक है, बट हमारा देश ऐसा नहीं है कि हमें धूप नहीं मिलता है। शायद ऐसा है कि हम यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे धूप नहीं है तो हम सप्लीमेंट लेके उसको मैनेज कर पाते हैं। बट शायद हिंदुस्तान जैसी जगहों पे विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना वो अनफॉर्चुनेट है और हम उसी माया जाल के अंदर वापस फंसते जा रहे हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी कम होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। तो कैसे हम हमारे सेल्फ को प्रिपेयर करें, हम कैसे प्रिपेयर हो जाए कि हम इसका सामना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम क्या है, हम देखते हैं कि इंटरनली अगर हम सेल्स को अल्कलाइन लेवल पे डिटॉक्स कर पाए तो हमारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाता है। सो द फूड, स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अगर ये 4 फैक्टर हम कंट्रोल कर पाते हैं, यानी अच्छा खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज और स्ट्रेस। नहीं, बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि अगर ये 4 चीजें हम कंट्रोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं काफी अच्छा, काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। उसमें आपने फूड का बताया, स्लीप का बताया, और एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल, ऑफ कोर्स द सनलाइट, क्योंकि विटामिन डी भी एक मेजर फैक्टर है आजकल के टाइम पे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये छोटी सी चीजें, हालांकि ये सब हम रोज करते ही है, लेकिन उसमें छोटा सा परिवर्तन करने के कारण हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो हमें उस पर सोचने की जरूरत है। हमारा सेल्फ क्या है, सी मैं आज ये बताना चाहता हूँ एक क्लिनिकली कि हमारा बॉडी सेल्स से बना हुआ है। एक छोटे बच्चे से, शायद 6 स्टैंडर्ड से बच्चे से, हम कोई भी उसका साइंस सब्जेक्ट अगर ले लेते उसको मालूम है कि cells is a basic molecule who just हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स, थोड़ा सा मुझे बोलने में इसीलिए मैं अटका क्योंकि मेरा टेक्निकल वर्ड्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ये जो सेल है उसको हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसमें एक सिंपल ये चीज लिखा है कि जो सेल है वो 70% उसके अंदर पानी रहता है। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रकार के सेल दिखाए गए, एक हाइड्रेट सेल है और डिहाइड्रेट सेल है। सो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि हाइड्रेट सेल प्रॉपरली उसके एक शेप में है और डिहाइड्रेट सेल का एक शेप में काफी डिफरेंस है। तो ये समझाने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मुझे ये समझाना है कि हमारा बॉडी कैसे बना है, हम किसको ट्रीट कर रहे हैं। हम नेचुरोपैथी की बात करें या कोई और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करें, बट हम उसको ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। एक मेडिकल साइंस में हम हमेशा ट्रीटमेंट सेल्स का करते हैं। सो हमारा बॉडी किससे बना है, सेल्स से। मल्टीपल सेल्स इकट्ठा होकर क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। मल्टीपल टिश्यूज के कारण ऑर्गन्स बनते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स से सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से हमारा बॉडी बना है। सो द एंड प्रोडक्ट इज सेल्स। ओके, सो दो सेल्स अगर हम ट्रीट कर पाते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन दे पाते हैं और अगर उसको हम प्रॉपरली हाइड्रेट रखते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप ही हो जाता है और सेल्यूलर एक्टिविटी जब नॉर्मल रहता है तो हमारा बॉडी फंक्शन टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम लेवल पे हमेशा नॉर्मल रहता है और ये नॉर्मल रहने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम भी एकदम से नॉर्मल रह सकता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ये सीक्वेंस है, अगर एक सीक्वेंस को हम तोड़ेंगे नहीं और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेटेडली करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आगे की स्लाइड्स में मुझे यही बताना है, मैंने ये स्लाइड्स क्यों शेयर किया है आपसे, कि आगे की स्लाइड में मुझे ये बताना है कि हमारा कोई भी न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो सेल्यूलर लेवल पे जाके काम करता है
और हमारा इम्यून सिस्टम सेल्यूलर लेवल पर डेवलप होता है। अगर ये दो चीज हम कंपेयर कर पाते हैं और समझ पाते हैं तो बहुत इजी है इम्यूनिटी को बैलेंस और मेंटेन रखना। तो मैंने आगे बताया कि सनलाइट, दैट इज विटामिन डी, अगर हम विटामिन डी को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और काफी हद तक हमारी एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है और डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। स्लीप, ऐसी स्लीप शायद ही किसी लोगों को आती होगी 8 से 10 घंटे की या 7 से 8 घंटे की, जैसे ये भाई साहब सो गए हैं। तो मैंने ये फोटो इसीलिए रखा कि ऐसी स्ट्रेस लेस डिस्ट्रेस स्लीप आज के जमाने में बहुत कम लोगों को आती है। काफी एक्सपीरियंस है मेरा कि काफी पेशेंट से बात करते हुए मुझे डॉक्टर साहब ये मालूम पड़ता है कि वो ये बोलते हैं कि हम मोबाइल रात को बंद नहीं कर पाते क्योंकि हमारा काम रात को भी चालू रहता है, राइट। आज काफी सारे मुंबई के पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हम शायद बिलीव ना कर पाए। शायद वो 3 घंटा सोते हैं और 16 घंटा वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। तो ये चीजों में हम कैसे नींद को डेवलप करें और कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को काम करें। जैसे कि नींद लेने से हमारा जो प्रोटीन है, इम्यून सपोर्टिंग प्रोटीन्स, वो सेल्यूलर रिपेयर करता है, यानी जो भी सेल्स में बीमारी है वो सेल्स को वो रिपेयर करके उसमें डिसीज ना होने देने की क्रियाएं चालू रखता है। इसीलिए नींद लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। डिस्ट्रेस, सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत 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 मेहनत वाला काम है स्ट्रेस फ्री होना। योगा की बात कर ले, हम नेचर क्योर की बात कर ले या कोई भी थेरापी की बात कर ले, हम जब तक हमारे विचारों पे काबू नहीं करते हैं तब तक हम डिस्ट्रेस नहीं हो पाते। सो द स्ट्रेस इज ऑल्सो अ फैक्टर, वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को वीक करता जाता है। नेचुरल फूड, सी यहाँ पे मैंने जो पिक्चर रखा है, हम इसमें से कितनी चीजें खाते हैं, हमारे व्यूअर्स है वो खुद अपना एक नॉलेज डेवलप करे और वो भी एक समझे कि हम सही में इसमें से कितनी चीजें खाते हैं। दिस ऑल आर द अल्कलाइन फूड्स। हम नेचुरोपैथी में हम मानते हैं कि हमें 80% अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। जब हम मार्केट में जाते हैं या शॉप में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो शॉप में जो बिकने वाली चीजें हैं उसमें 80% एसिडिक है और 20% अल्कलाइन है। तो सेम वे अगर हम शॉप को कैरी कर रहे हैं हमारे घर में तो हम 80% एसिडिक फूड खा रहे हैं और 20% अल्कलाइन फूड खा रहे हैं। ये दो चीज में हमें डिफरेंस समझने की जरूरत है, क्योंकि जितना अल्कलाइन लेवल हमारे सेल्स पे जाके काम करता है और उसको रिपेयर करता है, एसिड उसको अटकाता है। तो एसिडिक फूड जैसे कि फ्राइड फूड है, कोई भी जंक फूड है, दिस ऑल आर द एसिडिक फूड। इवन नॉन वेज फूड, नॉन वेजिटेरियन डाइट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ एसिडिक फूड। तो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर काफी तकलीफ देते हैं। मूवमेंट्स, एक्सरसाइज, वॉकिंग, आप कुछ भी करिए, आप योगा करिए, आप जुम्बा करिए, आप एरोबिक्स करिए, आप मूवमेंट में वॉकिंग करिए, आप बेसिक एक्सरसाइज करिए, वार्म अप एक्सरसाइज करिए, इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपके बॉडी में सर्कुलेशन चेंज नहीं होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होगा, तब तक शरीर के अंदर रहा हुआ और ब्लड ने कैरी किया हुआ ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगा नहीं। और जब तक सेल्स तक वो पहुंचेगा नहीं, वो टिश्यू को सप्लाई नहीं करेगा। जैसे मैंने आगे को एक चैनल समझा, तो वो बॉडी पार्ट्स को नहीं पहुंचेगा, सिस्टम को नहीं पहुंचेगा और बॉडी हेल्दी नहीं रह सकता। सो द इम्पोर्टेंट इज एक्सरसाइज। टॉक्सिक फूड जो मैंने बताया कि हमें जंक फूड अवॉइड करने की जरूरत है। क्या हम सिंपल केयर ले सकते हैं कि हम इन्फेक्शन से बच जाए, हम प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं। जैसे कि प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब मैंने इसीलिए प्रोएक्टिव यहाँ पे लिखा है कि आज हम प्रोएक्टिव है, हम मास्क पहनते हैं, दैट इज प्रोएक्टिवनेस, राइट। हम आज से पहले, शायद कोरोना से पहले, हमने ऐसी महामारी 100 साल में तो नहीं देखी थी कि हम मास्क पहन के घर के बाहर निकले हो। हाँ, शायद आपको एलर्जी है, आप रुमाल बांध के निकले होंगे, आप मास्क पहन के निकले होंगे, बट वो टेम्पररी पीरियड के लिए। अभी ऐसा है कि आप प्रोएक्टिव हुए हो कि हमें वायरस ना लगे। तो शायद आप इस सीजन में एक ऑब्जर्वेशन ये भी किया होगा आपने कि काफी कोल्ड एंड फ्लू के केसेस कम हो गए, दैट इज प्रोएक्टिवनेस। और हमारा इम्यून सिस्टम हमने बचा के रखा है। लेकिन जैसे ही हम इम्यूनिटी और वायरस के कांटेक्ट में आता है, हमारा इम्यून सिस्टम और हमारे
इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और एंटीबॉडीज डेवलप होता है और वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर से वायरस को निकाल देता है। ये ही कोरोना वायरस में भी लागू पड़ता है, इन्फ्लुएंजा में भी करता है, H1N1 में भी करता है, आप कोई भी वायरस ले लीजिए, यही प्रोटोकॉल है, यही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। दिस इज वेरी सिंपल। हम जो समझ रहे हो कि हम 4 स्टेप में इसको समझ रहे हैं कि हम हाथ धोते हैं, हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हम सरफेस को क्लीन करते हैं और हम पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करते हैं, जो आज गवर्नमेंट भी बता रही है और हम भी, लेकिन हम ये सब एक टाइम बीइंग करने वाले हैं। शायद कोरोना हो जाए या कोई और वायरस आने के बाद जब हम रिस्क फैक्टर से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, हम नॉर्मल लाइफ जीने वाले और ये सब धीरे धीरे हम बैलेंस वे में करेंगे। जितना हम अभी रिग्रेस कर रहे हैं उतना नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म ये सब से प्रिवेंट होगा, डेवलप नहीं होगा। डेवलप कब होगा? जब आप उस चीजों को फेस करेंगे। तो फेस करने के लिए भी बहुत आवश्यक चीजें होती है कि हम कोई भी चीज को बैलेंस वे में रखें। ज्यादा प्रिकॉशंस लेना अभी की सिचुएशन में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ते इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा प्रिकॉशन हमारी इम्यूनिटी को कभी कभी डाउन भी कर देती है। सो अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सोना, एक्सरसाइज करना, ये हमारा बेसिक पार्ट है। मेन पार्ट अब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है डाइट। तो ये जो पिक्चर है उसमें मैक्सिमम अल्कलाइन डाइट आपको दिखाया गया है, एक्सेप्ट थोड़ा सा प्रोटीन डाइट को अगर हम छोड़ दे तो ये डाइट को हम कैसे काम करता है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या है कि ये सारी बेसिक चीजें हैं पर कहीं ना कहीं अनटच्ड हैं। अगर इंसान ये सारी चीजें सही कर ले तो वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। और वहीं पर हमारा जो नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बॉडी हील्स इटसेल्फ, वो एक्टिवेट हो जाएगा तो अपने आप हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसीलिए आप तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए, डाइट को खास करके, क्योंकि डाइट जो है वो एक हमारा रामबाण है। कोई भी बीमारी हो डाइट से हम बचा सकते हैं, डाइटरी रिफॉर्म करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अभी, डिफरेंस ऑफ फूड, राइट, डिफरेंट फूड, रोल ऑफ डिफरेंट फूड्स, इसको हम अगर सिंप्लिसिटी में और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। हम जो खाते हैं उसमें से हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनता है, वो ब्लड हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन में जाता है और वो ही ब्लड हमें न्यूट्रिशन देता है। तो हम क्या खाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी बेसिक थिंग, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम बाहर जाके क्या फ्राइड फूड खा रहे हैं या हम एप्पल खा रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है इस प्रेजेंटेशन के बाद। लेकिन ये जो एप्पल और जो फ्राइड फूड है उसका डिफरेंस क्या है वो हमें समझाने की आज सोसाइटी को जरूरत आ गई है, क्योंकि जब हम वो समझाते हैं तो ही हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को भी हम समझा पाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो मेंटेन होता है वो विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये बेसिक हमारे न्यूट्रिशन के पार्ट है। जब हम विटामिन मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि हम फ्रूट्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम होल ग्रेन्स लेते हैं। दिस ऑल आर कंटेंट्स ऑफ फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हम जितना ज्यादा प्रमाण में खाने की कोशिश करेंगे और जितना बैलेंस वे में और स्पेसिफिक खाने की कोशिश करेंगे उतना सेल्यूलर रिपेयर या कोश के अंदर रही हुई बीमारियों को हम भगा पाएंगे और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करते रहेंगे। इसके साथ साथ स्पेसिफिक फूड जो इम्यूनिटी के लिए है, हमारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आज आप देखेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे वो कार्डियक अरेस्ट को अटकाता है, राइट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बरसों से खाया जाता है, लेकिन वो रॉ फॉर्म में खाया जाता था, कैप्सूल फॉर्म में नहीं। तो अभी भी मैं ये इंसिस्ट करता हूं कि आप उसको रॉ फॉर्म में खाइए। जैसे फ्लैक्सीड्स खाइए, आप अखरोट खाइए, आप बादाम के टुकड़े खाइए। ये सब उसके अंदर का जो ऑयल है वो ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेंट्स को कैरी करता है। और जितना आप मिनिमाइज्ड वे में और रेगुलर खाएंगे
उतना वो इफेक्टिव होता है। सेम वे फ्रूट्स में मिनरल्स और विटामिन ज्यादा है, वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। और वेजिटेबल्स तो हम रेगुलर खाते ही है, लेकिन वेजिटेबल्स के बनाने का थोड़ा सा तरीका हमें बदलने की जरूरत है। जितना हम उसको तड़का नहीं लगाएंगे या ऑयल पे फ्राई नहीं करेंगे उतना बेटर रहेगा। जितना हम बॉइल्ड खा पाए उसके न्यूट्रिशन नहीं मरेंगे और हमें फायदा होता रहेगा। मिनरल्स, मिनरल्स की बात इसीलिए करनी जरूरत है डॉक्टर साहब, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफी रोग होते हैं। आज हम देखते हैं कि मार्केट में विटामिन सी और जिंक बहुत बिक रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना से वो प्रिवेंट करता है। नहीं, वो कोरोना से प्रिवेंट नहीं करता, वो हमें इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। तो हम उसको नेचुरल वे में क्यों नहीं खा सकते? हम क्यों उसको सप्लीमेंट वे में जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम अगर नेचुरल वे में जिंक को लेंगे तो वो म्यूकोजल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में प्रतिकारक शक्ति को काफी इंप्रूव करता है। सो टी सेल्स जो थाइमस सेल्स बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो मेजर सेल्यूलर रिस्पॉन्स है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स है। और मेजर रिस्पॉन्स के कारण वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को काफी हद तक डेवलप करके डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करता है। हमारे क्या क्या सोर्स है जिंक के? तो होल ग्रेन मिल्क, बैक्ड बीन्स, चने, नट्स, यानी हम उसको कैश्यू नट्स यानी काजू के तौर पे ले ले, बादाम के तौर पे ले ले, इसमें काफी अच्छा जिंक रहता है। अगर हम इसमें से कोई भी चीज रेगुलर खाने की कोशिश करेंगे तो काफी जिंक को हम मैनेज कर पाएंगे हमारे ब्लड लेवल पे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट में काफी फ्रूट्स रहते हैं, एप्पल्स, बनाना, स्ट्रॉबेरीज, है ना। नट्स में आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, पंपकिन सीड्स, होल ग्रेन जो है वो ले सकते हैं, और ओट्स और ब्राउन राइस, दिस ऑल कंटेन्स अ कार्बोहाइड्रेट। सी कार्बोहाइड्रेट की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो जितना हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिफर करेंगे क्योंकि उसको लॉन्ग चेन बनता है, उतना हमारे शरीर के अंदर शुगर ग्रेजुअल वे में सिक्रीट होगा और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो वो लाइक ऐसा है कि हम थम्स अप पी रहे हैं या कोको कोला पी रहे हैं। दिस ऑल आर काइंड ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा। तो जितना फाइबर वाला हम कार्ब्स ले पाए, सब्जी, फ्रूट्स, वो उतना अच्छा है हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे शरीर में हमें कोई भी सेल्स को रिपेयर करना है, कोई भी कोश को हमें रिपेयर करना है, तो प्रोटीन्स की आवश्यकता रहती है। और प्रोटीन्स एक ऐसा एमाइनो एसिड चेन है कि वो कंप्लीटली सेल्स को रिपेयर कर देता है, सरफेस से लेके न्यूक्लियस तक। और वो जब रिपेयर होता है तो हमारा कोई भी रोग होने दो हमारे शरीर के अंदर, हम उसको भगाने में सक्षम हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेचुरोपैथी में जनरली वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वेजिटेरियन डाइट एक ऐसा डाइट है कि उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं जो प्लांट बेस्ड रहते हैं। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स के कारण हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती जाती है। क्लोरोफिल कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन वापस सेल्यूलर लेवल पे रिपेयर करता है क्योंकि उसमें पानी है, और पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर रिपेयर स्टार्ट करता है तो पानी का मीडियम लेता है और उसको पूर्ण डिटॉक्सिफाई करता है। सो दिस इज द बेसिक थियरी कि वेजिटेरियन डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट से हमेशा इम्यून सिस्टम को काफी बैलेंस रखता है। विटामिन सी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जिंक और विटामिन सी पे काम कर रहे हैं आजकल, तो काफी विटामिन सी है। विटामिन सी हमें सेल्यूलर लेवल पे व्हाइट ब्लड सेल एक्टिविटीज को बैलेंस रखता है जो ब्लड में रहता है, और सेल्स को भी डिटॉक्स करता है। तो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पेपर, स्पिनच, लीफ, टोमेटोज, ये सब जो भी है, और साइट्रस फ्रूट्स जूसेस जैसे ऑरेंज है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, जो भी खट्टी चीजें हैं, आंवला है, ये सब विटामिन सी कंटेंट है। विटामिन सी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, इसके कारण वो उसको रिजुविनेशन के लिए भी हम आंवला जूस, ऑरेंज जूस हम पिलाते हैं पेशेंट्स को, जिससे उनका सेल्यूलर रिपेयर बढ़े और उनको ताकत मिले।
कैरोटेनॉइड्स में सिंपल एग्जांपल देता हूँ इतनी ज्यादा बात ना करते हुए, कि कैरोटेनॉइड्स यानी हम एक सिंपल बीटा कैरोटीन जो गाजर में रहता है, तो बीटा कैरोटीन जो भी रेड कलर फ्रूट्स है वो उसमें मैक्सिमम लेवल पे आपको बीटा कैरोटीन मिल जाएगा। उसको आप रॉ फॉर्म में जब खाते हो तो उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से ताकत देता है और हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल एक डाइट प्लान मैंने व्यूअर्स के लिए बनाया था, मैक्सिमम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, बट जिसको बीमारियां है वो अपने जो भी डॉक्टर है, कंसल्ट फिजिशियन है, नेचुरोपैथी फिजिशियन है, उसकी सलाह दे के ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, हर्बल टी जैसे तुलसी, जिंजर, मिंट एंड वाटर, इसमें उबाल के हम सिंपल एक काढ़ा बना लें और उसको हम पीने की कोशिश करें। ब्रेकफास्ट हम ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें उसमें से, या स्मूदी ले लें। आजकल बहुत सारी प्रिपरेशन अवेलेबल है गूगल पे और यूट्यूब पे, स्मूदी कैसा बनाया जाता है एंड ऑल द थिंग। आपको जो भी सूट होता है उसको हम ले सकते हो और आप उसको रूटीनली फॉलो कर सकते हो। वेजिटेबल जूस आप प्री लंच में ले लें, लंच में आप पूरा खाना लें लेकिन विद सलाद के साथ लें। पूरे खाने का मतलब है आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी ले सकते हैं, बैलेंस फूड ले सकते हैं। बट अगर मैं मेरे मेरे प्रेफरेंस की जब बात होती है तो मैं रोटी या राइस में से दोनों में से एक ही प्रीफर करता हूँ पेशेंट्स को, कि कार्ब्स की मात्रा हमेशा बैलेंस रहे। ओके, सो द इवनिंग स्नैक्स इज हर्बल टी, वापस हम ले सकते हैं या नट्स ले सकते हैं। और शाम का खाना हमेशा कम रखना चाहिए हमें, जिसमें फ्रूट्स है, सैलेड्स एंड सूप्स है, स्प्राउट्स है। लेकिन स्प्राउट्स कच्चा ना खाते हुए हम उसको बॉइल्ड खाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि ब्लोटिंग या कुछ भी गैस फॉर्मेशन उससे नहीं होता है। हेल्दी मॉर्निंग, राइट। आज ये एक स्लाइड ऐसा है जो मैंने इसीलिए बनाने की कोशिश की थी क्योंकि आज हम काफी चीजें कोरोना के कारण देखते हैं कि नेजल क्लिनजिंग, जल नेति, राइट, काफी वीडियोस भी वायरल हुए थे कि जल नेति, जो हालांकि नेचुरोपैथी और योगा प्रैक्टिस इसमें बहुत बरसों से चल रही है। नेजल क्लिनजिंग से हम वायरस को वॉश आउट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल में कर सकते हैं, या हम हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेजल क्लिनजिंग करिए, एक्सरसाइज यानी वॉकिंग या बेसिक योगासन करिए, आप योग निंद्रा करिए। योग निंद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे ब्रेन एक्टिविटीज को जब हम ब्रेक देते हैं, हमारे शरीर के अंदर का रिस्पॉन्स बैलेंस होता है, और वो बैलेंस होने के कारण हमें फायदा ये होता है कि हम रिएक्शन और एक्शन के लिए हमारे पास समय मिल जाता है। तो वो इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखता है। जब सो जाते हैं उससे पहले थोड़ा सा फेशियल स्टीम ले लीजिए और गर्म पानी से पैर धो लीजिए। ये मैंने ये स्लाइड को बेसिक चीज में अगर मैं आपको बताऊं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, कोई भी चीज, कोई भी शरीर हमारा ब्लड सर्कुलेशन से चलता है। अगर हमारा हार्ट बंद हो गया, सर्कुलेशन बंद हो गया, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जब हम कोई भी सर्कुलेशन रूटीनली उसमें बढ़ता रहेगा या उसको इंप्रूव करते रहेंगे, तो वो अपने ऑर्गन्स, अपने सिस्टम को वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता रहेगा और वो सिस्टम हेल्दी रहेगा। इसलिए ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें हमें करने की जरूरत है। यहाँ एक बहुत सिंपल मैंने एक प्रिपरेशन एक दो दी है, शायद वो व्यूअर्स कर पाएंगे आगे। तो डेयरी फ्री गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला मिल्क, लेकिन मिल्क नहीं है इसमें, हमने यूज किया है कोकोनट मिल्क यूज किया है। काउ मिल्क या बफेलो मिल्क यूज नहीं किया, गोट मिल्क यूज नहीं किया है। तो कोकोनट मिल्क, टर्मरिक, वॉलनट, कैश्यू और आलमंड्स और हनी, अगर इसके कॉम्बिनेशन से हम एक सिंपल डिकॉक्शन या तो हम एक दूध बनाते हैं, उसको प्रिपरेशन में लाते हैं, तो हम उसको बहुत अच्छे से हमारी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एक्टिविटीज पे हम बैलेंस कर पाएंगे। और बेसिल, मिंट, जिंजर टी यानी तुलसी और पुदीने की चाय और अदरक डाल के, तो ये जो है बेसिक प्रिपरेशन है। शायद हर एक घर में ये बनता भी है, लेकिन इसको हम रूटीनली करने की जरूरत है। इसको मैं एक्सप्लेन ना करते हुए इतना ही बताना चाहूंगा कि इसको रूटीनली करिए। हम एक्सपेक्ट एंटीबायोटिक्स की तरह नहीं कर सकते कि एंटीबायोटिक्स तो हमारे सेल्स को मार देती है, लेकिन जब हम ये चीजों को करते तो हम सेल्स को जिंदा रख पाते। तो इस चीजों को हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में ढालेंगे। और इसके साथ साथ जो समरी है हमारा कि इम्यूनिटी नेचुरल हो सकता है या थोड़ा आर्टिफिशियल, इनेट, एक्वायर्ड, जो मैंने पहली स्लाइड में बताया वैसा हो सकता है। 3 लेयर ऑफ इम्यूनिटी हो सकता है,
लेकिन our immune system is influenced greatly by the quality and quantity of the food we eat. डॉक्टर साहब, हम क्या करते हैं कि हम फास्टिंग थेरापीज भी इंसिस्ट करते हैं लोगों को, राइट? हम जब फास्टिंग थेरापी इंसिस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि काफी सारे चेंजेस हमें 2 दिन में देखने को मिलते हैं, और वो 2 दिन हमारे लिए ऐसे होते हैं कि उसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। तो व्हाट इज विड्रॉल सिम्टम्स? हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी नई चीज को जब रिस्पॉन्ड करता है, हमारा सेल्स उसको रिस्पॉन्ड करता है, तब वो इम्यून सिस्टम हम डेवलप होना स्टार्ट होता है और वो एक्वेंटेड होता है वो सिस्टम से। तो काफी मेरे पेशेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, सर फास्टिंग तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्या फास्टिंग इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकता? डेफिनेटली बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर शुद्धि ही फास्टिंग से हो सकता है। आज मैंने न्यूट्रिशन की बात की, थोड़ी लाइफस्टाइल की बात की, ओके, बट क्या हमने कभी खाने में ब्रेक दिया है? हम जॉब में ब्रेक देते हैं, हम रूटीनली शायद मेडिटेशन के लिए एक रूम में जाते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, वो एक ब्रेक है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों से, वाइफ से अलग होके 10 मिनट बैठते हैं, वो एक ब्रेक है। तो हमारे पेट को भी ब्रेक चाहिए, हमारे सिस्टम को भी ब्रेक चाहिए, और जितना वो ब्रेक बैलेंस वे में रूटीनली रेगुलरली मिलता जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्स करता रहेगा। तो इतना कह के मैं बेसिक मेरी चीजें मैं खत्म करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट जो है वो नेचुरोपैथी में एज ए मेडिसिन का काम करता है, और फूड इज रिगार्डेड एज मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी। ये हिपोक्रेट ने बताया, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है। अगर ये चीजें हम अडॉप्ट करते हैं और अपने दिनचर्या में अगर लेके आए, तो कहीं पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दिनचर्या अच्छी रखने के बाद में कोई इंसान बीमार पड़े, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर प्रॉपर रेस्ट है, प्रॉपर फूड है, और खास करके फूड में जब क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, पर उसके साथ साथ क्वांटिटी भी निर्धारित करनी होगी। हम ओवर ईटिंग करके कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर बर्डन कर देते हैं, जहां पर एक्सेसिव काम करना पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, और वो कहीं ना कहीं हमारी वाइटल एनर्जी जो कि हमें डिजीजेस से प्रिवेंट करेगी, पर वो चीज जो है डाइजेशन में लग जाती है और हमें बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। सिंपल सा आज का ओवरऑल जो कंक्लूजन मैं लूंगा वो यही है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी क्वांटिटी के साथ खाना है, अच्छा रेस्ट लेना है, अच्छी एक्सरसाइज करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कहीं ना कहीं आप ऐसी बीमारी के समय में, कोरोना काल में, रोकथाम ही यानी प्रिवेंशन ही आपके लिए क्योर का काम करेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लाइव हमारे दर्शकों से लेना चाहूंगा, जो कि हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इम्यूनिटी आपने बोला कि फास्टिंग से भी बढ़ सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप हाईलाइट करें कि कैसे इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्यूनिटी पे होगा। मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आज डॉक्टर साहब, मैं सेल्स की बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑल द थिंग्स, लेकिन इसीलिए मुझे समझाने की जरूरत है क्योंकि हम सब बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, और वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड हमें हमेशा कोई भी थेरापीज में यूज करना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं अगर देने की कोशिश करूंगा कि हमारा हर एक सेल्स, उसके अंदर एक उसका खुद का ब्रेन है, राइट? वो ब्रेन नॉर्मली एबनॉर्मली रिएक्शन देता है, जैसे हम देते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे ब्रेन के कारण हम चल रहे हैं, नहीं, हमारे सेल्स के ब्रेन के रिएक्शन से हमारा रिएक्शन पैदा होता है। हमारा सेल्स में अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो हमारे बॉडी में भी स्ट्रेस ज्यादा है, माइंड स्ट्रेस भी ज्यादा है, सिग्नल इम्प्रॉपर है, और हम बीमार होते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमें पेट की बीमारी है, तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो पेट की बीमारी ठीक होने के लिए वहां पे हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए,
खाना नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण पेट की बीमारी नहीं है। हमारी बीमारी क्यों है? ओवर ईटिंग के कारण, या जो भी नहीं खाना चाहिए वो खाने के कारण हो गई है। तो वो सेल्स को जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स को जब आराम मिलता है तो वो क्या करता है, मैंने बताया जैसे कि जो मल्टीपल सेल से टिश्यूज बनते हैं, राइट? एक सेल बाजू में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वो जब स्ट्रक्चर बनते हैं तो एक दूसरे के ऑक्सीजन लेवल और हाइड्रेशन लेवल बैलेंस होते हैं। और वो कब होंगे? जब आप वो सिस्टम को बैलेंस करेंगे या उसको खाना नहीं देंगे। अदरवाइज उसका एनर्जी कहाँ जा रहा है? सिर्फ खाना पचाने में, सिस्टम को खाना पचाने में और उसमें से ब्लड बनाने में। तो जब वो चीज को हम रेस्ट देते हैं, ऑक्सीजन की लेन देन, पानी की लेन देन नॉर्मल हो जाती है, और वहां पे जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जो भी एबनॉर्मल फंक्शन है वो इंप्रूव होने में हमेशा मदद होती है। दिस इज सिंपल आंसर। इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज आपने बताया कि अगर हम काम कम दें सेल को तो निश्चित ही वहां पर तनाव भी कम होगा, क्योंकि ज्यादा काम देंगे तो ज्यादा तनाव होगा, और कम काम देंगे तो कम तनाव होगा, कम रिएक्शन होगा। तो जैसे लॉ था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो रिएक्शन भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे, दिनचर्या अच्छी रखेंगे, और हफ्ते में एक दिन अगर उपवास का नियम रखते हैं, तो आपको ये मान लीजिए कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से रेस्ट दे रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए वो ये है कि जैसे नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल में हम बोलते हैं कि फूड इज द बिल्डिंग मटेरियल बट डज नॉट इंक्रीज वाइटैलिटी, और आपने कहा कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफर्स, मतलब यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी इम्यूनिटी डिफाइन करने में। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन तो कंट्रोवर्शियल है, पर आप, मुझे पता है कि आपके अनुभव से आप इस चीज को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने इस स्लाइड में सबसे पहले ये चीज बताया कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी हम जन्म से लेके आए हैं सब। अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इम्यूनिटी उसको रिएक्ट कर रहा है, और हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम जो खान पान है, जो न्यूट्रिशन है, उससे हम उसको बैलेंस करते हैं कि इम्यूनिटी कम ना हो जाए। अगर हमें मान लेते हैं कि हम नेचुरोपैथी के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप खाना तो खाते हो, खाना खाने से ही आपका इम्यूनिटी बैलेंस रहता है, या तो आप जिंदा भी हो, राइट? तो ये सब न्यूट्रिशन अगर हम प्रॉपर वे में लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल रहता है। बढ़ता है या घटता है वो कब होता है? वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल यानी वो बीमारी की कंडीशन है। जब आप बीमार भी होते हो ना, तो हॉस्पिटल में आपको खिचड़ी और सूप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम को आराम चाहिए, और वो आराम के कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, और आपको जल्दी से जल्दी वो डिस्चार्ज कर पाए। तो खाना, नेचुरोपैथी, लाइफस्टाइल और इम्यून सिस्टम, दिस ऑल आर कनेक्टेड। जितना आप उसको कनेक्शन में लेंगे, इम्यूनिटी बढ़ता घटता बैलेंस रहता, हम समझ पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक आंसर भी दिया आपने कि जब कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डेफिनेटली वहां पर खाना जो है हमारा चेंज कर देते हैं, और डाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। इसीलिए अच्छा खाइए, स्वादिष्ट खाइए, पर पौष्टिक भी खाइए। ऐसा नहीं स्वादिष्ट के चक्कर में पौष्टिक भूल जाएं, तो स्वादिष्ट और पौष्टिक और संतुलित आहार करिए, बैलेंस डाइट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको। और सबसे स्पेशल थैंक यू तो मैं आपको इस चीज का दूंगा कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और आप हमारे चैनल पे आए, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करी, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने परिजनों तक इसको आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि जब आप कोई अच्छी चीज किसी को बांटते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपको अच्छी चीज मिलेगी। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप अगर स्वास्थ्य की इंफॉर्मेशन
नॉलेज आप अगर बांटते हैं आपको भी नॉलेज और स्वास्थ्य मिलेगा। ये एक बेसिक लाइफ फंडा है कि जो चीज